लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ? वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चली जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपकी बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, लेकिन गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और जब वह भी उन्हीं की तरह मजदूरी करने लगा। भोला की शादी कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए।
परिवार बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन जब भोला को काम नहीं मिला तो वह उदास होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। वहीं एक बूढ़े दादाजी बैठे थे, जो गांव के सबसे समझदार इंसानों में से एक थे। उन्होंने भोला से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? भोला ने अपनी परेशानी बताई तो दादाजी बोले, काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, भगवान भी मदद करेगा अगर मेहनत करोगे। भोला को उनकी बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी चाय की दुकान खोली जाए। मगर दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। विमला ने अपने बचाए हुए कुछ पैसे भोला को दिए और गांव के एक दोस्त से उसने थोड़ा और उधार लिया। भोला ने गांव के चौपाल के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाय बनाने का सामान जुटाया। पहले ही दिन उसने बड़ी मेहनत से चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी चाय की खुशबू और स्वाद धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी। कुछ ही महीनों में भोला की चाय की दुकान मशहूर हो गई। गांव के लोग, किसान मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आने लगे। भोला हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उन्हें चाय के साथ अपनापन भी परोस। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी। कई बार पुलिस वाले उससे दुकान हटाने को कहते, तो कभी गांव के बड़े लोग उसे तंग करते, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और पक्की दुकान बनाने की सोची। कुछ सालों बाद भोला ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब उसकी दुकान पर बिस्कुट, समोसे और ब्रेड पकड़े भी मिलने लगे। उसका परिवार खुशहाल हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे और पत्नी को भी उसने दुकान में मदद करने के लिए साथ रखा। एक दिन वही बूढ़े दादाजी फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों को भगवान भी मदद करता है। भोला ने कहा, दादाजी आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। भोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर खेती करता था। उनके एक बच्चे थे, सोहन। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं निकलता था। बारिश कम होती थी तो सूखा पड़ जाता था, ज्यादा बारिश होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन सोहन खेत में काम करते हुए उदास हो गया। सोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? गीता, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हमारी फसलें कभी भी अच्छे से नहीं उगती हैं। लगता है कि हम इस गांव में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। सोहन, हार मत मानो। हमने इतनी मेहनत की है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें नए तरीके से खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। नए तरीके से कैसे? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम नई तकनीक खरीद सके। हम गांव के सरकारी स्कूल में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। शायद वे हमें कुछ अच्छे सुझाव दे सके। सोहन को गीता की बात अच्छी लगी। अगले दिन वे दोनों गांव के स्कूल गए और वहां के कृषि वैज्ञानिक से मिले। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी फसलों में जैविक खाद का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सोहन ने वैज्ञानिक की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। घर लौटकर उन्होंने गीता के साथ मिलकर जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताया। अगले साल सोहन ने जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उनकी फसल देखकर गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने